The today's topic is what is mean by data warehouse and what is mean by data mining and what are the technologies used in these two areas. दोनों एरियाज़ में क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है. तो डेटा वेयर हाउसिंग इज़ द टेक्नोलॉजी दैट अलाउ टू person to store the information, to store the historical information, to store the meaningful information, interesting information and uninteresting information in one place. इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे अवेलेबल रहती है डेटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक है. बट डेटा माइनिंग इज़ द प्रोसीजर, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड दिस टेक्नोलॉजी टेल्स अस कि इट इज़ द प्रोसीजर हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउसिंग से डेटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है. विच टाइप ऑफ डेटा? इट इज़ रिलेटेड टू सम सब्जेक्ट, इट इज़ रिलेटेड टू सम इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो टॉपिक मुझे चाहिए. इट इज़ रिलेटेड टू सम रिक्वायर्ड टॉपिक, जो कोई रिक्वायर्ड टॉपिक या जो रिक्वायरमेंट है, यूज़र रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगी? डेटा वेयर हाउसिंग से एक्सट्रैक्ट करूँगी. बिकॉज डेटा वेयर हाउसिंग इज़ द हब, ठीक है. ये एक डेटा हब है जहाँ पे मुझे पूरा डेटा मिलेगा. बट मुझे पूरा डेटा नहीं लेना है, मुझे सिर्फ उतना ही डेटा लेना है जो मुझे चाहिए, ठीक है. रिक्वायर्ड डेटा, मीनिंगफुल डेटा मुझे चाहिए, यूज़फुल डेटा चाहिए, इंटरेस्टिंग डेटा चाहिए. नॉइज़ डेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनकन्सिस्टेंट डेटा नहीं चाहिए, ठीक है. मुझे हिस्टोरिकल डेटा नहीं चाहिए, रॉ डेटा मुझे नहीं चाहिए. तो एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट मुझे अगर कोई मीनिंगफुल डेटा अगर मुझे फेच करना है, मीनिंगफुल डेटा को मुझे रिट्राइव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ? डेटा वेयर हाउस से, क्योंकि वेयर हाउस इज़ द हब, डेटा हब है एक वो. तो डेटा वेयर हाउसिंग इज़ द टेक्नोलॉजी अलाउ द यूज़र टू गैदर, टू स्टोर and present the data in the form of suitable human exploration. This involve data cleaning procedure. Data cleaning का मतलब होता है removing of noise data, removing of inconsistent data. जहाँ पे consistent data नहीं है, inconsistency है, noise data है, ठीक है. जैसे raw data हो गया, noise data हो गया, useful data नहीं है, ऐसा अगर डेटा है तो उसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्लीन करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं ऐसे डेटा को. सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप ऑफ डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग की एक स्टेप है डेटा क्लीनिंग. उसके बाद डेटा इंटीग्रेटिंग. डेटा इंटीग्रेटिंग मीन्स टू इंटीग्रेट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डेटा सोर्सेज. डेटा सोर्सेज इट इज़ द डेटा मार्ट. हम उसको कह सकते हैं, डेटा मार्ट कह सकते हैं या डेटा सोर्स कह सकते हैं. मीन्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट डेटा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है डेटा मार्ट के अंदर या डेटा सोर्स के अंदर. तो अलग अलग सोर्सेज से जहाँ से डेटा आता है और एक जगह पे इंटीग्रेट होता है, उसे हम डेटा इंटीग्रेशन कहते हैं. तो डेटा इंटीग्रेशन में डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज इन अ सिंगल लोकेशन एंड इनटू द कॉमन फॉर्मेट. तो सब जितना भी इंटीग्रेटेड किया हुआ डेटा है उसके लिए कॉमन फॉर्मेट अप्लाई होता है. ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग OLAP टूल्स is enable us to explore and store the data along the multiple dimension. तो वहाँ पे ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स OLAP ये यूज़ किया जाता है इंटीग्रेशन के वक्त. डेटा इंटीग्रेशन स्टेज में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है या टूल ये यूज़ किया जाता है. तो मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा इंटीग्रेट होके एक सिंगल फॉर्मेट में, एक कॉमन फॉर्मेट में वो प्लेस्ड हो जाता है. This is possible using the standard relational database technology. Data warehouse make a process more effective and efficient. So this can be happen or this can be possible with the help of some database management system, ठीक है. DBMS के जो भी हम टाइप्स पढ़ चुके हैं इसके पहले, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हिरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इवन दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो ये क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम है. इसमें हम डेटा को, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम मैनेज करते हैं, वहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं देन आफ्टर. तो मैनेज करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, इस डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं. द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. देन नॉलेज डिस्कवरी और नॉलेज
डिस्कवरी इन द डेटाबेसेस, KDD जहाँ पे जिसे कहा जाता है, नॉलेज डिस्कवरी इज़ द ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ नोवेल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल पैटर्न फ्रॉम लार्ज स्टोर्ड ऑफ द डेटा। जहाँ कहीं पे भी ये वर्ड आता है लार्ज स्टोर्स ऑफ द डेटा, मीन्स आपको समझना चाहिए कि ये डेटा वेयर हाउस की हम बात कर रहे हैं। तो डेटा वेयर हाउस से जहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, उसी को ही कहा जाता है नॉलेज डिस्कवरी। तो जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो मीनिंगफुल डेटा रहेगा, यूज़फुल डेटा रहेगा, यूज़र रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वो डेटा रहेगा, तो उसे ही हम कहते हैं नॉलेज डिस्कवरी। बिकॉज हमारे डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है वो कैसा डेटा है, रॉ डेटा है, नॉइज़ डेटा है, ठीक है, इनकन्सिस्टेंट डेटा है। तो उस डेटा के ऊपर हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी रहती है डेटा माइनिंग, और उसके अंदर कुछ फेजेस हम यूज़ करते हैं, जैसे डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा इंटीग्रेशन हो गया, देन उसके बाद डेटा माइनिंग प्रोसीजर आती है, उसके बाद पैटर्न एक्सप्लोरेशन आता है। तो ये फेजेस से हम डेटा की डिस्कवरी करते हैं, नॉलेज की डिस्कवरी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं KDD, नॉलेज डिस्कवरी इन द डेटाबेसेस। इट इज़ द मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड involving artificial intelligence, statistics, information retrieval, database technology, high performance computing and data visualization। तो डेटा माइनिंग इज़ द मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नहीं है। मल्टीडिसिप्लिनरी यानी इसमें सभी जितने भी सेक्टर्स है, सभी सेक्टर्स से रिलेटेड सेक्शंस इसमें आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डेटा माइनिंग होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी डेटा माइनिंग होता है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में भी डेटा माइनिंग होता है, डेटाबेस टेक्नोलॉजी में भी डेटा माइनिंग होता है। इवन दैट क्लाइमेट वगैरह का ये जियोग्राफिकल ये रहता है, जियोग्राफिकल रिलेटेड जो भी साइंटिफिक्स कलेक्ट करते हैं डेटा, वहाँ पे भी डेटा माइनिंग होता है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। मीन्स KDD प्रोसेस भी वहाँ पे यूज़ की जाती है, नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस भी वहाँ पे यूज़ होती है। अदर स्टेप्स इन द प्रोसेस इंक्लूड प्री माइनिंग टास्क सच एज डेटा क्लीनिंग एंड डेटा इंटीग्रेशन। प्री माइनिंग मीन्स डेटा माइनिंग इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी। डेटा माइनिंग अप्लाई होने से पहले दो प्रोसीजर्स, दो फेजेस से पहले सबसे पहले होती है अप्लाई, वो होती है डेटा क्लीनिंग एंड डेटा इंटीग्रेशन। उसके बाद डेटा माइनिंग आती है, तो उसे प्री माइनिंग कहा जाता है। डेटा माइनिंग के बाद जो फेज़ आती है पैटर्न इवैल्यूएशन को, उसको पोस्ट माइनिंग कहा जाता है। ओके, तो प्री माइनिंग एंड पोस्ट माइनिंग मीन्स प्री माइनिंग, देन डेटा माइनिंग एंड द पोस्ट माइनिंग। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ माइनिंग प्रोसीजर। प्री माइनिंग में डेटा क्लीनिंग एंड डेटा इंटीग्रेशन आता है, उसके बाद डेटा माइनिंग आता है, और पोस्ट माइनिंग में पैटर्न इवैल्यूएशन आता है। पैटर्न इवैल्यूएशन आता है। So as well as post mining tasks such as pattern evaluation identify the truly interesting pattern representing the knowledge। पैटर्न इवैल्यूएशन में हमें जो नॉलेज हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको हमें किस पैटर्न में रिप्रेजेंट करना है वो हम डिसाइड करते हैं। उसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ या कंसेप्ट्स रहते हैं कि पैटर्न किस तरीके से हमें डिस्कवर करना है। हायरार्चिकल पैटर्न डिस्कवर करना है, या फिर रिलेशनल पैटर्न डिस्कवर करना है, या और कुछ हमें अलग पैटर्न से हमें उसको इवैल्यूएट करना है, तो उसे हम पैटर्न डिस्कवरी कहते हैं या पैटर्न इवैल्यूएशन कहते हैं। उसके बाद जो भी हम जिस पैटर्न में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन रहेंगी, तो इसलिए उसको नॉलेज प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो प्रेजेंटिंग द डिस्कवर्ड पैटर्न इन अ विजुअलाइजेशन लेवल और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी इन फ्रंट ऑफ द एंड यूजर। तो एंड यूज़र्स जो है जिन्हें हमें वो माइनिंग करके देना है डेटा, वो एंड यूज़र हो जाते हैं हमारे लिए। तो एंड यूज़र तक जब भी हम माइन करके देते हैं डेटा, जब हम माइनिंग प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं, तो डेटा माइन करने के बाद जो भी हमारे पास पैटर्न डिस्कवरी आती है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ एंड यूज़र, उसे हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे हमारी RTMNU इज़ वन ऑफ द डेटा वेयर हाउस। ठीक है, RTMNU को हम डेटा वेयर हाउस कह सकते हैं। और जितने भी कॉलेजेस एफिलेटेड हैं अंडर द RTMNU, दे आर डिफरेंट डेटा सोर्सेज या डिफरेंट डेटा मार्ट्स। तो वो डेटा मार्ट्स किस तरीके से कनेक्टेड है डेटा वेयर हाउस से, जैसे SS मनियार कॉलेज
ये एफिलेटेड है अंडर द RTMNU। SS मनियार कॉलेज में जितने भी कोर्सेज रन होते हैं ऑल दे आर एफिलेटेड अंडर द RTMNU। अब यहाँ पे SS मनियार कॉलेज को छोड़ के भी अगर कुछ कॉलेजेस अगर होंगे वो भी RTMNU के अंदर आते हैं, बट जैसे SS मनियार के अंदर जिस स्टूडेंट ने एडमिशन ली है उस स्टूडेंट का डेटा दूसरे कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ SS मनियार कॉलेज में ही मिलेगा, क्योंकि उनका एडमिशन कहाँ पे है, SS मनियार कॉलेज में। जैसे BSc IT, BCA, MSc आपने यहाँ पे एडमिशन ली है, आपका डेटा यहीं पे आपको मिलेगा। आपको यहाँ से आप दूसरे कॉलेज में जाओगे कि और बोलोगे कि मैं SS मनियार कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको सिर्फ उसी कॉलेज में मिलेगा जिस कॉलेज में आपकी एडमिशन है। हाँ, अगर आप RTMNU में जाते हो और RTMNU में बोलोगे कि मैं SS मनियार कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरा डेटा लेना है, ठीक है, या मुझे कुछ ये काम करना है, देन इट कैन बी हैपन, वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि वो एक वेयर हाउस है और वेयर हाउस में अलग अलग डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आई हुई पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, इंटीग्रेट की गई है। तो आपको दूसरे कॉलेज में तो जाके डेटा नहीं मिलेगा, आपको आइदर SS मनियार में मिलेगा या फिर यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है वेयर हाउस और डेटा मार्ट में या डेटा सोर्स में? SS मनियार में आपको 3 साल का या मिनिमम 5 साल तक डेटा मिल सकता है। बट अगर आप 10 साल 20 साल या 25 साल बाद आओगे और बोलोगे कि मैंने यहाँ से कुछ कोर्स किया था और मुझे इस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सम केसेस। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम कि कुछ केसेस में अवेलेबल हो भी सकता है, बट इन सम केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बट RTMNU में आपको 25 साल बाद भी जाओगे तो भी आपको डेटा मिलेगा। तो वहाँ पे एक वेयर हाउस है, वो वेयर हाउस है तो उनको वो डेटा रखना ही पड़ता है, तो वो किसी ना किसी फॉर्मेट में वो पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। 20 साल बाद, 25 साल बाद या 50 साल बाद भी जाओगे तो भी आपको डेटा वहाँ पे मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द वेयर हाउस एंड योर कॉलेज इज़ नॉट अ वेयर हाउस, इट इज़ द डेटा मार्ट। तो आपको यहाँ पे मिनिमम पीरियड के लिए ही आपको डेटा अवेलेबल मिलेगा, बट वहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डेटा भी मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, ऐसा होगा ही, इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी, बट एक एग्जाम्पल है कि आपको समझना चाहिए कि RTMNU इज़ द डेटा वेयर हाउस एंड अवर कॉलेज इज़ द डेटा मार्ट। वो एक डेटा मार्ट है, एक डेटा सोर्स है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या हिस्टोरिकल डेटा, रिलेटेड को रिलेटेड डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, तो डेटा वेयर हाउस में डेटा अवेलेबल है। रिलेटेड डेटा जो है या इंटरेस्टिंग डेटा है या जो रिलेटेड डेटा है वो कहाँ पे अवेलेबल है, तो डेटा वेयर हाउस में अवेलेबल है, डेटा मार्ट में अवेलेबल है। सो एज शोन इन द फिगर, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज जनरेटेड एंड स्टोर्ड डिजिटली from various domain such as businesses, government, organization, research lab and internet. These data contain many rich pattern which may be discovered using the pattern discovery technology, KDD जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, पैटर्न डिस्कवरी टेक्नोलॉजी ये अलग है, KDD मीन्स नॉलेज डिस्कवरी टेक्नोलॉजी। डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, डिस्कवर्ड पैटर्न कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन द business and government, so or for the generating and testing the hypothesis while conducting the research. तो डेटा माइनिंग करने की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटा माइनिंग? आफ्टर डेटा माइनिंग प्रोसेस आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। जब हम डेटा माइनिंग करते हैं तो हमारे पास वो डेटा आता है जो मीनिंगफुल डेटा रहता है, जो रिलेटेड टू सब्जेक्ट डेटा रहता है, और जब मुझे रिलेटेड टू सब्जेक्ट डेटा मैं डिस्कवर करती हूँ तो उससे मैं एनालिसिस कर सकती हूँ। एंड एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फेज इन पॉइंट ऑफ बिजनेस, इन पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट, इन पॉइंट ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो जब हम रिसर्च करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में है या बिजनेस सेक्टर में है तो हमें एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है। तो मुझे अगर एनालिसिस करनी है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस मेकिंग करना है, एनालिसिस मेकिंग करने हैं, तो मुझे डेटा माइनिंग करना ज़रूरी है। डेटा द डिसीजंस दैट आर इम्प्लीमेंटेड may ultimately have impact on the data sources. For example, it would improve the sales in business. Pattern discovery is thus iterative feedback process. तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग से हमें ये पता चलता है कि हमारे किस सेक्शन में हम
किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं बिज़नेस का, तो बिज़नेस में हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यानी आफ्टर डेटा माइनिंग हम एनालिसिस कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस सेक्शन में हमारा इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं आफ्टर एनालिसिस स्टेप्स कंप्लीटेड। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमें डेटा माइनिंग करना ज़रूरी रहता है। सो यहाँ पे पैटर्न डिस्कवरी किस तरीके से बताई गई है। तो लेफ़्ट साइड में आपको ये क्या दिख रहा है, अलग अलग सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, फील्ड्स दिख रहे हैं अलग अलग। बिजनेस फील्ड होगी, गवर्नमेंट फील्ड होगी, रिसर्च लैब इज़ अगेन वन ऑफ द डिफरेंट फील्ड, इंटरनेट ये भी एक फील्ड है। अब ये अलग अलग सेक्शन से डेटा आपके पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन सेक्शन, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेटा। तो अलग अलग सेक्शन से डेटा इंटीग्रेट होके ये डेटाबेस के अंदर, वो डेटा वेयर हाउस के अंदर वो क्या हो रहा है, फीड हो रहा है, ठीक है। फिर हम ये डेटा वेयर हाउस से हम क्या करें, डेटा माइन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये माइनिंग प्रोसीजर है, डेटा माइन प्रोसीजर या डेटा एक्सप्लोरर प्रोसीजर। उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैटर्न डिस्कवरी में। पैटर्न डिस्कवरी के बाद आती है प्रोसीजर डिसीजन मेकिंग की। तो यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग करके हम फीडबैक दे सकते हैं अलग अलग डेटा सोर्सेज को। फीडबैक हमारे क्या काम में आता है, एनालिसिस के काम में आता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के काम में आता है, एनालिसिस के काम में आता है कि हमें किस सेक्शन में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम बिज़नेस का लेते हैं, बिज़नेस में हमने डेटा माइनिंग की, डेटा माइनिंग करने के बाद पैटर्न डिस्कवरी की, पैटर्न डिस्कवरी के बाद हमने डिसीजन मेकिंग ली। डिसीजन मेकिंग के लिए हमने किस बेसिस पे ली है, जो पैटर्न डिस्कवरी हुई है। तो पैटर्न डिस्कवरी में मुझे ये पता चलता है कि मेरा ये मार्केट सेक्शन है, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे। तो मैं उस टाइप का फीडबैक मैं दे सकती हूँ डेटा सोर्स बिजनेस को कि इन योर सेक्शन पैटर्न मार्केट सेक्शन इज़ वेरी वीक, ठीक है, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आपको उस सेक्शन में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम हमारा बिज़नेस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हम आगे चल के कुछ चेंजेस ला सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेज। डेटा माइनिंग करना ज़रूरी रहता है इन पॉइंट ऑफ बिजनेस, इन पॉइंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। रिसर्च हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इंटरनेट हो गया, ओके। फिर डेटा मॉडल्स क्या है, तो डेटा मॉडल्स मीन्स ये कंसेप्ट हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही देखा है, ठीक है। अलग अलग डेटा मॉडल्स रहते हैं। रिप्रेजेंटेशन, डेटा जो भी हमारे पास आता है उसको हम किस तरीके से, किस मॉडल में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं। डेटा मॉडल इज़ अ डिस्क्रिप्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको डेटा मॉडल से पता चलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया गया है या आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके लिए हम डेटा मॉडल का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा कैन बी ऑब्जर्व एट ए डिफरेंट लेवल। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है ये डिफरेंट लेवल पे हम उसका एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंसेप्चुअल लेवल एक है लॉजिकल लेवल और एक है फिजिकल लेवल, ठीक है। कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल। Conceptual data model means the manner in which user view at the overall structure of the data is denoted as a conceptual data model. Entity relationship model and ontologies are the example of conceptual model. So user views is the part of conceptual data model. Logical data model, this may in which database system views the overall structure of the data is denoted as a logical data model. For example, logical data model include relational, object-oriented and object-relational model. And physical data model means the way of the data is actually stored on the disk in terms of cylindrical or tracks, or in other storage media is denoted as a physical data model. So what is the difference? तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो जो एक्सटर्नल व्यू हम जिसे कहते हैं, जो हमें इन फ्रंट ऑफ एंड यूज़र को जो चीज़ें दिख रही है, जो विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है, जो चीज़ मुझे यूज़र के सामने दिखाई दे रही है या हम दिखाना चाहते हैं, उसे हम कंसेप्चुअल मॉडल कहते हैं। फिजिकल मॉडल मीन्स जो एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा है, जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम में आपने यूज़ किया गया है। जैसे बैकएंड में आपने कोई
फ्रंट एंड इज़ योर सॉफ्टवेयर एंड बैक एंड मीन्स आपका जो भी डेटाबेस सिस्टम है, तो उसमें आपने ओरेकल यूज़ किया है या कोई दूसरा आपने डेटाबेस मॉडल यूज़ किया है जहाँ पे आप एक्चुअली डेटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है, स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप का स्टोरेज स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो, फाइल में डेटा स्टोर कर रहे हो, किसी टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हो, और कोई अलग आपने कंसेप्ट यूज़ किया है डेटाबेस को स्टोर करने का, तो उसे हम फिज़िकल डेटा मॉडल कहते हैं। फिज़िकली किस तरीके से एक्चुअली डेटा स्टोर किया गया है तो आपके फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस पे। और कंसेप्चुअल एंड फिज़िकल इन दोनों के बीच में जो मॉडल आता है उसे हम लॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लॉजिकल व्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे रिलेशनशिप बताई जाती है इन कंसेप्चुअल एंड फिज़िकल के बीच में, जैसे द वे इन विच डेटाबेस सिस्टम व्यू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इज़ डिनोटेड एज अ लॉजिकल डेटा मॉडल। तो लॉजिकल व्यू यहाँ पे क्रिएट होता है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल व्यू, इट इज़ द लॉजिकल व्यू। लॉजिकली यहाँ पे बताया जाता है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर डेटा का है आपका और इस तरीके का यूटिलाइजेशन है आपके डेटाबेस का। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल डेटा मॉडल इंक्लूड रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। तो जितने भी हमारे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हैं उन सब से, जितने भी डेटाबेस मॉडल से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मॉडल है वो सब लॉजिकल डेटाबेस मॉडल है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा मॉडल। द रियल वर्ल्ड डेटा इज ऑफन अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, वीडियो डेटा एक्सेट्रा, एंड द सेम स्ट्रक्चर मीन्स वेब डेटा। Such a data may need to be structured according to the specific data model to facilitate the data warehousing and data mining task. In the real world में हमें पता है कि हम किस टाइप का डेटा, हेट्रोजीनियस डेटा है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट का भी डेटा अवेलेबल है, वीडियो टाइप का डेटा अवेलेबल है, वेब डेटा अवेलेबल है। तो ये सभी टाइप के डेटा को हमें स्ट्रक्चर्ड करना किसी मॉडल में, ये हमारी नीड है। क्यों? क्योंकि हम वेयर हाउसिंग या डेटा माइनिंग टास्क अप्लाई कर सकें। Even the structured data may need to be restructured in a different way to bring out the implicit pattern that may not be apparent otherwise. Data model are in the next chapter we discuss this in detail. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डेटा मॉडल को डिटेल में देखने वाले हैं कि डेटा मॉडल क्या है वो। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि दीज आर द मॉडल्स, दीज आर द 3 मॉडल्स, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, लॉजिकल एंड फिजिकल। तो जो यूज़र फ्रंट ऑफ एंड यूज़र फ्रंट ऑफ व्यू जो हम देते हैं उसे हम कंसेप्चुअल मॉडल कहते हैं। जो फिज़िकल एक्चुअल डेटा स्टोरेज जो रहता है वो फिज़िकल मॉडल रहता है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है और जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देता है उसे लॉजिकल डेटा मॉडल कहते हैं। ओके।